जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते हैं। दोस्तों, बीएड एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी हमारे इस चैनल पर लगातार कराई जा रही है, जिसके संदर्भ में आज फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको हल करवाए जाएंगे ये 2018 के मॉडल पेपर से लिया गया है, यानी कि बार बार पूछे जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके और हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या कहता है पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? भारत की ओलंपिक में पहली पदक विजेता कौन है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी एस चानू, सी गीता फोगाट या फिर एस सी मैरी कॉम। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलक हैं। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। मल्लेश्वरी को सन 1995 में अर्जुन पुरस्कार, 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वर्ष 1997 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो आपका ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवधर ट्रॉफी, जी हाँ दोस्तों, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी हॉकी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी भारत की क्या है? एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। जी हाँ दोस्तों, जो 50 ओवर नॉट आउट लिस्ट एक क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है दोस्तों? बीसीसीआई करती है ना दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? दोस्तों पूछ क्या रहा है, कौन सा सब ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है? बी पॉजिटिव, ए या फिर ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव। दोस्तों देखिए, अगर इसकी ज़्यादा जानकारी देना आपको लेनी है तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया हमारे चैनल पे। तो जो सर्वदाता की बात होती है तो वो होता है दोस्तों ओ पॉजिटिव, है ना दोस्तों, ओ पॉजिटिव। अगर ओ भी होता तो भी ओ मारते, है ना। देखिए ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और ए सबसे ले नहीं सकता, केवल ओ सबको दे सकता है और ए बी सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, जबकि बी और ए से कोई लेना देना ही नहीं है। ओ सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, है ना? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप जानते हैं इसको, फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। दूरी की, समय की, तीव्रता की या फिर चाल की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ना? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई? तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की एक इकाई है, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष LY द्वारा इसे चिन्हित किया जाता है या लगभग 95 खरब किलोमीटर की होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ना दोस्तों। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपको दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, और
ऑप्शन डी दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए गुरनार मिर्डाल, जोनाथन ग्रेगसन, या फिर मार्क थैंड, या फिर जॉन ग्रेशम। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरनार मिर्डाल, है ना दोस्तों। गुरनार मिर्डाल हैं। गुरनार मिर्डाल स्वीडन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इनकी मृत्यु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी मृत्यु 17 मई 1987 को हुई थी। गुरनार मिर्डाल की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 17 मई 1987 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर का क्वेश्चन जो है, एगमार्क का अर्थ क्या होता है? एगमार्क आपने बार बार सुना है, एगमार्क क्या होता है ना। तो एगमार्क क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन आपको दिया है पर्यावरण संरक्षण चिन्ह, मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह, या फिर ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं बीजों का प्रमाणन, या फिर खाद्य पदार्थों का प्रमाणन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। जानते हैं आप बार बार देखते हैं जो कंपनियां एडवर्टाइज़ करती हैं वो इन चीज़ों को बताती हैं कि हमारा, है ना, एक मार्क लगा हुआ होगा। वो क्या काम करते हैं? एक मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों तथा पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एक मार्क लगा हो उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद सही होंगे। मतलब सरकार ये तय करती है कि जिस पे अगर एक मार्क नहीं लगा है तो आपको उन वस्तुओं का उपभोग नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा, मतलब समुद्र से कौन सा राज्य ऐसा है जो बहुत लंबे दूरी तक लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, या फिर केरला। इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। गुजरात है राइट आंसर दोस्तों। भारत के गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। कितनी है दोस्तों? अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, गुजरात की जो लंबाई होती है 1214.7 किलोमीटर लंबी, है ना। 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। भारत, अगर छोटी की बात कर ले, भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका गोवा। राइट आंसर समझ गए कि नहीं समझ गए? सबसे लंबी की बात करेगा तो गुजरात, और सबसे छोटी की बात करेगा तो वो कौन सा है? गोवा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौंडीचेरी एक कॉलोनी थी, है ना। पौंडीचेरी एक कॉलोनी थी। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, या फिर पुर्तगाली, किसकी थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? फ्रांसीसी, है ना, जिसे 1 नवंबर 1954 को भारत में विलय किया गया था। समझ रहे हैं कि नहीं? पौंडीचेरी को भारत में कब मिलाया गया था? तो 1 नवंबर 1954 को उसे भारत में मिलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरत में चरमपंथी व नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? सन 1901, 1905, 1907, या फिर 1916। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? अगर ये जानना चाहते हैं तो सुन लेते हैं, हम समझा देता हूँ मैं आपको कि क्या हुआ था दोस्तों। इस विभाजन का कारण क्या था कि चरमपंथी चाहते थे कि कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हो तथा अध्यक्ष लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक बने, तथा इसमें स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। जबकि नरमपंथी की बात करें तो नरमपंथी चाहते थे कि इसका आयोजन सूरत में हो और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाएं तथा स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की गई थी। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है आपका? वो आपका राइट आंसर है दोस्तों सन 1907। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि भारत की
राजधानी कलकत्ता से, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? मतलब कब राजधानी को कलकत्ता से, पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन उसे नई दिल्ली, जो हम आज जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसे कब बनाया गया था? वर्ष 1912, वर्ष 1914, वर्ष 1913 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है 1912। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली 1912 में स्थानांतरित की गई थी। वर्ष 1912 में अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ग्रीन जज किसे कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? AK अय्यर या फिर ज्ञान सुधा मिश्रा, कुलदीप सिंह या फिर एस बालकृष्णन? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को ग्रीन जज कहा गया। क्यों कहा गया ये भी जान लेते हैं। इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल में बहुत से पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित PIL का निस्तारण किया, इस कारण इन्हें ग्रीन जज कहा जाता है। मतलब इन्होंने सारे फैसले जो है वो ज़्यादातर उनके जो केस हुआ करते थे वो पर्यावरण को बचाने वाले फैसले ही इन्होंने ज़्यादातर दिए हैं, जिसकी वजह से इन्हें ग्रीन जज कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम बार बार हर 26 जनवरी 15 अगस्त को हमें इसकी जानकारी दी जाती है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, है ना? जब भारत से अंग्रेज चले गए तो जब हमारा संविधान बन गया तो उसे अपनाया कब गया था? वो आपका राइट आंसर क्या है? 15 अगस्त 1947 या फिर 29 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को कब अपनाया गया था, है ना दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक, जिनकी जयंती हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माई कंट्री माई लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाल कृष्ण आडवाणी या फिर ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर राजदीप सरदेसाई या फिर वेंकैया नायडू? इसके लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी इस पुस्तक का विमोचन 19 मार्च 2008 में किया था। जब उस समय राष्ट्रपति कौन थे उसका, है ना? इस पुस्तक का विमोचन कब किया गया था? 19 मार्च सन 2008 में किया किसने था? उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2020 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में कौन सी महिला, है ना, भारत में कौन सी पहली महिला पुलिस महानिदेशक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी? कंचन चौधरी, सौमित्रा चटर्जी या फिर अमृता शर्मा या फिर शालिनी गंगवार? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो था कंचन चौधरी। कंचन चौधरी भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। वह उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2007 में पुलिस महानिदेशक बनी थी। एक नंबर का क्वेश्चन और है दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि कंचन चौधरी भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कब बनी थी? तो याद रखेंगे सन 2007 में बनी थी। किस राज्य में बनी थी? उत्तराखंड में बनी थी। जबकि यही एक क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए देता है कि IPS कौन बनी थी, कौन सी महिला, है ना, कि उनके बाद कौन सी महिला IPS बनी थी? तो वो कौन थी? किरण बेदी। समझ लें। दूसरी याद रखेंगे, पहला अगर पूछेगा तो कंचन चौधरी, जबकि कुछ लोग गलत करके यहीं पे आते हैं, किरण बेदी पे क्लिक करके आते हैं। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन होगा वो पूरी तरह से गलत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? चले ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में बटा
हुआ है या विभाजित है। दोस्तों बार बार आपसे पूछा जाता है, आप बार बार अपना पिन कोड यूज करते हैं, लेकिन भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित हुआ है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 9। भारत 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित हुआ है। पोस्टल इंडेक्स नंबर या फिर पिन कोड भारतीय डाक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला 6 अंकों का कोड है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ इसका पिन कोड क्या है, 223227 है ना। हमारा पोस्ट का जो कोड है वो क्या है, 223227। तो भारत को 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत दोस्तों की गई थी 15 अगस्त 1972 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर क्या है, डेनिस डाल्टन ने या फिर हेनरी ड्यूरेंट ने या फिर जेम्स केलमैन ने या फिर जेम्स मिशनर ने की थी। किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, हेनरी ड्यूरेंट ने। किसने किया था दोस्तों, हेनरी ड्यूरेंट ने 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसका कारण क्या था, मानवीय ज़िंदगी व सेहत को सुरक्षित रखने का। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। मॉन्ट्रियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ऑप्शन ओजोन परत संचरण से, दूसरा ऑप्शन पर्यावरण प्रदूषण से, कार्बन उत्सर्जन से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। लगातार जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है उसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, ओजोन परत का क्षरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, भूकंप का अध्ययन करते हैं। होता क्या है कि इसके अंतर्गत पृथ्वी के प्लेटों में बढ़ती हलचलों तथा भूकंप से संबंधित क्षेत्रों में हो रहे विस्तार का पता लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है ना। कौन है जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। ऑप्शन आपको दिया है, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूनम महाजन या फिर सुषमा स्वराज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, मीरा कुमार हैं, जिन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोबा टेक सिंह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टोबा टेक सिंह के लेखक कौन हैं। टोबा टेक सिंह के लेखक कौन हैं है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दिया है गुलाम बख्श, समादत हसन मिंटो या फिर अर्नाड जैकब या फिर मुस्तफ़ा खान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, समादत हसन मिंटो है ना दोस्तों। टोबा टेक सिंह के लेखक समादत हसन मिंटो हैं। टोबा टेक सिंह एक लघु कहानी पुस्तक है जो 1955 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था। सैनिक अधिकारी, सेनापति, प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने का लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो क्या काम करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता एक प्रतिनिधि था जो बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने, कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी था या माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता भी तैयार करता था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ की तिथि क्या थी। बार बार पूछा गया दोस्तों। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कब
अब पहली बार शपथ लिया था? 20 मई 2014, 22 मई 2014, 26 मई 2014 या फिर 26 मई 2015? तो हम जानते हैं पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो कब बने थे, है ना? कब शपथ लिया था? 26 मई 2014 का इलेक्शन हुआ था, है ना? 14/5/19 और उसके बाद फिर अभी इलेक्शन आने वाले हैं फिलहाल, है ना? 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसने समर्थन में था? मतलब वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? मतलब किसने उसे समर्थित किया था? किसानों ने, मजदूरों ने, ज़मींदारों ने या फिर पूंजीपतियों ने? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका किसानों ने। महात्मा गांधी ने सन 1918 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, महात्मा गांधी ने सन 1918 में गुजरात के खेड़ा ज़िलों में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अगला प्रश्न? दिया है बजट 2019-20 के अनुसार, बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष कब है? मतलब भारत सरकार ने एक बार कहा था, ये बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि भारत के जो दूध उत्पादन है उसको आय को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, जो उत्पादन है उसको दुगना कर दिया जाए। उसका टारगेट दिया गया था कि कितने सन में, कितने वर्षों में, किस सन में हम इसको क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। तो ऑप्शन आपको दिया है वर्ष 2022, अगला ऑप्शन दिया है वर्ष 2024, अगला ऑप्शन दिया है वर्ष 2025, उसके बाद सन 2030। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2025 में, है ना। भारत ने ये लक्ष्य रखा था कि 2025 तक जो क्षमता होगी उसे दोगुना कर दिया जाएगा। और जानकारी ले लेते हैं इसके अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 53 मिलियन टन से बढ़ाकर 108 मिलियन टन, मतलब अभी के उत्पादन में जब तक वो बयान दिया गया था उस समय जो उत्पादन क्षमता थी वो 53.5 मिलियन टन लीटर थी, लेकिन उसे बढ़ा के कितना करना था? उसे करना था 108 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था। कब? 2025 में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका राइट आंसर क्या है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लीवर, यानी कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम, सुषमा स्वराज क्रिकेट वगैरह अगर आप देखते हैं तो वो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में किसी खिलाड़ी द्वारा सर्वोच्च रन किसका है, सर्वोच्च स्कोर किसका है? तो ये हम जानते हैं वो खिलाड़ी कहीं और का नहीं बल्कि हमारे ही देश के महान क्रिकेटर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली थी। रोहित शर्मा के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अरुण जेटली। जी हाँ दोस्तों, उस जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं अरुण जेटली, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया गया। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, जिसके नाम पे इस स्टेडियम का नाम फिरोज शाह कोटला मैदान रखा गया था, लेकिन इसे बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। कब बदला गया ये अगर आप जानना चाहते हैं तो 2019 में इसका नाम बदला गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? हमारे यहाँ 14 जनवरी को जो त्यौहार मनाया जाता है जिसे मकर संक्रांति, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम खिचड़ी कहते हैं, उसे आंध्र प्रदेश में किस
नाम से जाना जाता है? पोंगल या फिर संक्रांति, ऑप्शन बी दोंगक या फिर कड़न्न या फिर गोमक, किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए पोंगल या संक्रांति। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पोंगल या संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? ऑप्शन है रोजर फेडरर या फिर राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच या फिर छेमनिक थिएम। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 नोवाक जोकोविच द्वारा जीता गया था। इन्होंने किसे हराया था अगर ये जानना चाहते हैं तो टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम को हराकर जीत दर्ज की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ लाने की कोशिश करते हैं।